हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। रात के 8 बज के 5 मिनट हो चुके हैं और समय हो चुका है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से जुड़ जाइए और लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि हिस्ट्री की क्लास आ चुकी है। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाते हैं दोस्तों, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे या अदर वनडे एग्ज़ाम या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करें। शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं, क्योंकि ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो द सक्सेस माइंड @ एक एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ शानदार प्रश्नों से रूबरू कराता है। तो चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ की अगर हम बात करें तो ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सबसे पहले बनाया गया था। पहला विकल्प क्या कह रहा है कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, दूसरा धौली में चट्टान में काटा गया हाथी, तीसरा है महाबलीपुरम में चट्टान काटकर बनाया गया स्मारक, चौथा कह रहा है कि उदयगिरी में वराह प्रतिमा। तो इन चारों विकल्पों में से कौन है जो सबसे पहले बनाया गया था, आपसे ये सीधा प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले कौन बनाया गया था? तो याद रखिएगा, ये जो लिंगराज मंदिर है दोस्तों, ठीक है, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। धौली में चट्टान में काटा गया हाथी, ये कब बनाया गया था दोस्तों? तो ये 3वीं शताब्दी में बनाया गया था, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। और ये जो महाबलीपुरम के रॉक स्मारक हैं, ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा धौली में चट्टान में काटा गया हाथी, इसी को सबसे पहले बनाया गया था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल और सिंधु सभ्यता के बीच का अंतर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी दोनों के बीच में कैसा अंतर है। ये रहा प्रश्न दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल और सिंधु सभ्यता के बीच क्या अंतर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य जो है युद्ध में कवच और हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इनके प्रयोग का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। दूसरा कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो सोना, चांदी, तांबा जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा ही जानते थे। तीसरा कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर की जानकारी थी। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से सही विकल्प क्या होगा? केवल पहला, दूसरा, पहला, तीसरा या इनमें से सभी। तो आपका जो उत्तर होगा पहले दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले बात करूँ तो कवच और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ऋग्वैदिक लोग जो सोना, चांदी और तांबा जानते थे, ये बात बिल्कुल सही है, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा ही जानते थे। ठीक है दोस्तों, जी नहीं, वो कांसा भी जानते थे, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर की जानकारी थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, यानी कि आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद प्रमुख है। बस समझ में आए दोस्तों? उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले की कथन की अगर हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद प्रमुख है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के दोआब तक था, तो ये बात बिल्कुल सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, तो ये आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण हैं जो ऋग्वेदिक के अनुसार
धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं। पहला कह रहा है कि ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवाद, बहुदेववाद कहा जा सकता है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विषयों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यज्ञमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी। तो इसमें से कौन सा विकल्प है, कौन सा कथन इसमें से सही है दोस्तों? ऋग्वैदिक कार्य के स्वरूप की बात की गई है। लक्षण जो ऋग्वैदिक के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है। तो इसमें प्यारे दोस्तों आपका पहला कथन सही है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, तो यानी आपका डी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यजुर्वेद को आगे और किन 2 शाखाओं में बांटा गया? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय यजुर्वेद और मध्यम यजुर्वेद, कपाल यजुर्वेद और ब्राह्मणिक यजुर्वेद, काठक यजुर्वेद और कीर्तिक यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को आगे जिन 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, वो क्या था? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यानी कि ए विकल्प आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वापुई यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में, ईश उपनिषद में या फिर केन उपनिषद में? वापुई यज्ञ का वर्णन किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये जो वापुई जो है यानी वपथ यज्ञ का विस्तृत वर्णन आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है, यानी कि बी विकल्प आपको यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से आपने पाया दोस्तों कि वापुई यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? ये किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्योतिर्गमय या वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद में क्या महत्व है? ठीक है, ये जो ज्योतिर्गमय शब्द है, इस वाक्य का बृहदारण्यक उपनिषद में क्या महत्व है? यह आत्मा और ब्रह्म के मिलन का प्रतीक है, या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है, यह ज्ञान और विद्या की शक्ति का वर्णन करता है, या फिर यह कर्म और फल के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है? तो ज्योतिर्गमय ये जो वाक्य है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में क्या महत्व रखता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तमसोमय ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसका ये सही उत्तर होता है। तो यह ज्ञान और विद्या की शक्ति का वर्णन करता है। क्या करता है? यह ज्ञान और विद्या की शक्ति का वर्णन करता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है? कुरुक्षेत्र युद्ध का, दशराज युद्ध का, पांडव गौरव युद्ध का, या फिर महाभारत युद्ध का? सीधा सा प्रश्न है कि वैदिक काल में किस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है? तो सप्तम मंडल में वर्णित प्रमुख युद्ध कौन सा है? तो दशराज का युद्ध है। यह युद्ध ऋग्वैदिक काल में भरतों और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। उत्तर क्या हो जाएगा? 10 राज्य का युद्ध। क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 राज्य का युद्ध। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? चाणक्य के अनुसार सर्वोच्च मूल्य कौन सा है? चाणक्य के अनुसार सर्वोच्च मूल्य कौन सा है? ज्ञान, मोक्ष, कर्म और सुख। देखिए, चाणक्य यानी लोकायत दर्शन, ये भोगवाद और प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। उनके अनुसार जीवन का सबसे बड़ा जो मूल्य होता है वो सुख होता है। क्या होता है दोस्तों? सुख होता है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल का समय कालखंड क्या था? जो ऋग्वैदिक काल था वो समय कितना था उसका? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1200 से 800 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 800 से 400 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल का समय क्या था प्यारे दोस्तों? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार जो ऋग्वैदिक काल थी उनकी सामान्यता जो अवधि थी वो कितनी थी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्या थी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका समय काल था। याद रखिएगा दोस्तों। तो विकल्प क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा।
तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? विकल्प कह रहा है कि उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, निम्न वर्ण का पुरुष जो होता है वो उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, दोनों पति पत्नी समान वर्ण के होते हैं, दोनों पति पत्नी अलग अलग धर्म के होते हैं। तो अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ से जो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि जब उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ग की स्त्री हो। क्या हो? उच्च वर्ग का पुरुष हो और निम्न वर्ग की स्त्री हो, तो यानी कि ए विकल्प सीधा सीधा सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा कि अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु सभ्यता के बाद जिन नवीन समय तक विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल। भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नवीन समय तक विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाम दिया जाता है दोस्तों वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। क्या कहा जाता है? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कर्णाद, गौतम, पतंजलि, जैमिनी। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कर्णाद, गौतम, पतंजलि, जैमिनी। देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रमुख और प्रारंभिक ग्रंथ है जैमिनी का ग्रंथ, जिसमें जैमिनी ऋषि का जैमिनी ब्राह्मण यानी जैमिनी को सामवेद और कृष्ण उपासना से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जैमिनी। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ध्यान से समझिएगा कि प्रश्न कह रहा है कि भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, यानी भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, आर्यभट्टियम, अचरांग सूत्र। किस में मिलता है दोस्तों? तो भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का जो उल्लेख किया गया है जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। तो ये विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी जो है ना, भारत शब्द का प्रयोग अष्टाध्याय में मिलता है, ठीक, कमेंट में करके बताइएगा कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ उसे लिखा किसने है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित है, किसका? ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगण। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से किस ऋषि का संबंध है? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगण। तो आपको सीधा उत्तर दे दूं दोस्तों कि सतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से जिसका सीधा संबंध है वो है ऋषि गौतम, राहुगण। तो आपका डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्त? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभाषण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण संस्कृति जो है वो 500 से 100 है ना दोस्तों, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जो महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या देखा दोस्तों कि महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जो महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या होता था? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन में प्रमाण मिलते हैं? किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे, बोरी, बागौर, लखनिया। फटाफट से कमेंट के विकल्प के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में पशुपालन का सबसे प्रमुख प्रमाण मिलता है तो बागौर यानी राजस्थान। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये बागौर।
सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर पूछ लिया जाए कि बाघौर है कहाँ, तो ये राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है, क्या कह रहा है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं मुंडीगक, मेहरगढ़, दम्ब सादत, बालाकोट। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कृषि का सबसे प्रारंभिक और प्रमाणिक स्थल कौन सा है, मेहरगढ़। कौन सा दोस्तों, मेहरगढ़। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और इसका काल की बात करें तो ये 7 ईस्वी लेकर 3000 ईस्वी, जहाँ गेहूँ जौ की कृषि के शुरुआती प्रमाण मिलते हैं, मेहरगढ़। अगला प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम H7 से जुड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में किन 2 भारतीयों का नाम है जो H7 से जुड़ा है। पहला कह रहा है रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, मधो स्वरूप वत्स तथा VP राव। कौन से 2 भारतीय जिनका नाम जो है वो H7 से जुड़ा है। तो दोस्तों उनका नाम है रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, यानी कि ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोक उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में मिलता है। नचिकेता और यमराज का प्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में मिलता है। यह आत्मा, मृत्यु और अमरत्व पर आधारित दार्शनिक उद्देश्य है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कठोपनिषद, यानी कि सी विकल्प यहाँ से आपका सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि मनुस्मृति का संबंध किससे है। शासन काल से, अर्थशास्त्र से, कानून से, सामाजिक व्यवस्था से। मनुस्मृति का संबंध किससे है। मनुस्मृति मुख्यतः समाज की संरचना, वर्ण व्यवस्था, नैतिक नियम, सामाजिक आचार व्यवहार से संबंधित होता है। तो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था दिया हुआ है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प। दोस्तों मनुस्मृति का संबंध जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था से होता है। ठीक है, तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी नगरी सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेष तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। सड़कों के किनारों की नलियां ऊपर से ढकी होती थीं, घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नालियों में गिरता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। तो ये तीनों ही बातें सही हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो कैसी थी कि नगरी सभ्यता थी, नालियाँ ढकी हुई होती थी, उनके हर घर में एक आंगन और एक स्नानागार होता था। तो तीनों बातें सही। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल के विषय पर प्रकाश डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 915 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी वो 1921 में हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है, ये रावी नदी के स्थान पर हुआ था। बात सही है। दूसरा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, क्या ये बात सही है, ये भी सही है। फिर है गोमटोंगरी जिले में स्थित है, जिसमें गोमटोंगरी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा व्यापार, तकनीक, धर्म हड़प्पा वाली में संलग्न थे, यह तथ्य भी सही है।
नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, ये भी सही है। और परंतु आयाम सही नहीं है, इसका उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा 915 मीटर चौड़ा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दिया गया माप इतना है जो मीटर गलत है। ठीक है दोस्तों, बाकी सही है। तो इस एतबार से आपको उत्तर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा, पहला दूसरा आपके डी विकल्प में दे रहा है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों कालीबंगा के विषय में सही है। पहला कह रहा है कि कालीबंगा यह राजस्थान के गंगानगर जिले में दग्धर नदी के बाएं तट पर है। कालीबंगा के शताब्दिक अर्ध काले रंग की चूड़ियाँ हैं, बिल्कुल सही है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 में बी लाल और बी आर के थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई, ये भी बात बिल्कुल सही है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार के लिए 3 विधियां पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिलते हैं, तो ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि बी विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की आर्थिक जीवन कैसा था। सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नति कृषि और व्यापार था। इस काल की आर्थिक व्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता का व्यापार सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, इसलिए मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था, बिल्कुल सही है। कृषि कार्य के लिए प्रस्तर कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा का फाल नहीं मिलता, संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा यहाँ से, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये था आज का शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।